नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जो भारत ही नहीं, विश्व ही नहीं, पूरे मानवीय समुदाय को शर्मसार कर दिया है। और यह सरेआम हैवानियत की घटना जो घटी है, भारत का एक प्यारा राज्य मणिपुर में जिस तरह की जो दो महिलाओं को, स्त्रियों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, वह भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी निंदा की जा रही है। और यह हमारे आपको सभी को व्यथित, चिंतित और विचलित करने वाली घटना है। जिस देश में स्त्रियों को यंत्र नार्यते तंत्र पूजयन्ते रमन्ते देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता होता है। और जो भारत की स्त्री संस्कृति है उस पर यह बड़ा आघात है, बहुत सदमा पहुंचाने वाली घटना है। लेकिन इस घटना से पहले जो हम लोगों ने जिस मणिपुर आज 77 दिन से जल रहा था, दहक रहा था, उस पर हम लोगों ने, भारत सरकार ने और भारत के लोगों ने उस तरह की संवेदना नहीं दिखाई, उस तरह से रुचि नहीं दिखाई। इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन जो मणिपुर की जो घटना घट रही है उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो डेमोग्राफी है और जो हिस्टोरिकल उसका जो इतिहास है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझे बगैर आप जो मणिपुर की अभी हाल फिलहाल की जो घटना चल रही है, वहाँ आगजनी हो रही है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों, 50,000 से अधिक लोग अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं और शरणार्थी बनकर अपने ही देश में, अपने ही राज्य में मुश्किल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ की जो ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और जो वहाँ का जो ऐतिहासिक जो इतिहास रहा है उसको समझना पड़ेगा, तभी आप वहाँ की घटनाओं को समझ सकते हैं और उस पर अब अपनी राय बना सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मणिपुर है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य में पड़ता है और वहाँ 7 जो बहनी के नाम से जाने जाती है, जो भारत के जो उत्तर पूर्व में जो राज्य। और मान लिया जाए कि यह मणिपुर है और मणिपुर में जो बीच का इलाका है वह यह पहाड़, यह घाटी का इलाका है, हिली रीजन है और यहाँ 10% उसका क्षेत्रफल है। यह घाटी का इलाका है, इम्फाल घाटी है और 10% इसका ज्योग्राफी है। लेकिन जो यह चारों तरफ है यह हिली रीजन है, यह पहाड़ी क्षेत्र है। यह घाटी क्षेत्र है, इम्फाल घाटी है, जिसमें 10% लोग रहते हैं और यह पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें 90% लोग रहते हैं। जो 90 इसका क्षेत्रफल, इसका 10% क्षेत्रफल है घाटी का, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका 90% क्षेत्रफल है। लेकिन जो यहाँ क्षेत्रफल जो 10% घाटी है, यहाँ 60% लोग, 57% रहते हैं। लेकिन यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसका ज्योग्राफी 90% है भूभाग, वहाँ 43%, लगभग 40% आबादी रहती है। और जो यह घाटी क्षेत्र है यह वह जो मणिपुर का हृदय स्थल है, क्योंकि यहाँ स्वच्छ जल की सुविधा है, यहाँ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की सुविधा है और यहाँ का जो लैंड है वहाँ फर्टिलिटी लैंड है और वहाँ स्वच्छ ऊर्जा है। और जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मणिपुर में होता है वह मुख्य रूप से यही केंद्रित है, घाटी क्षेत्र में ही केंद्रित। और यहाँ का जो लैंड है वह काफ़ी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तो बंजर जमीन है, उस तरह का खेती नहीं होता है। और जो यह
और यहाँ दो तीन समुदाय भी महत्वपूर्ण है। एक तो आदिवासी समुदाय है जिसके अंतर्गत नागा आता है, कुकी आता है। कुकी के अंतर्गत भी कई कई तरह के फैक्शन है, लेकिन जो अम्ब्रेला टर्म है बड़े तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, कुकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 40% है पहाड़ी क्षेत्र में, वह नागा और कुकी है। जबकि यहाँ यहाँ जो 60% है वह मेतेई समुदाय का लोग रहते हैं। यहाँ 40%, यहाँ 60%, और यह वितरण समान नहीं है। यहाँ जो 90 से 95% मेतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 90 से 95% कुकी और नागा जो आदिवासी समुदाय है वह रहता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो एक तो यह ज्योग्राफिकल रूप से डिवाइडेड है, वहाँ समान ज्योग्राफी नहीं है। उसी तरह इकोनॉमिक रूप से भी वहाँ क्या है, डिवाइड है, सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो फैसिलिटी है, वहाँ घाटी क्षेत्र में ही सुविधा है। और क्या होता है, जब इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल डिवाइड होता है, जो डिस्पैरिटी होता है, विषमता होता है, तो वह आगे क्या होता है, डेमोग्राफिक या सोशल जो डिवीजन है, डिस्पैरिटी है, उसको लाता है। और जैसे ही सामाजिक विषमता होगा, सामाजिक खाई बढ़ेगा, वह क्या है, समाज के बीच जो तनाव है वो बढ़ेगा। तो यह था ज्योग्राफिकल और उसका जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। लेकिन जो उसका हिस्टोरिकल है उसको आपको समझना पड़ेगा। जो यह मताई समुदाय है वह हजारों वर्ष पहले उत्तरी म्यांमार से यह घाटी के क्षेत्र में आकर बस गया था, सेटल्ड हो गया था। और जो 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जो उसका अपना धर्म था, लेकिन जो 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जो वहाँ मताई समुदाय के जो राजा रहता है, वह मणिपुर का राजा, वह अपने को हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है। और उस वक्त क्या होता था, जो राजा का धर्म होता था वही जो लोग थे उसका प्रजा था, उसका धर्म होता था। और जैसे ही राजा धर्म स्वीकार का, वहाँ का जो प्रजा होता है हिंदू हो जाता है और यह घाटी क्षेत्र में रहने लगता है। और फिर क्या होता है कि जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो बर्मा आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वह ये मणिपुर पर आक्रमण कर देता है। और मणिपुर उस वक्त हमारे जो भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन का यहाँ साम्राज्य था, वह भी बर्मा पर हमला कर देता है। और जो मणिपुर है उसको धीरे धीरे जो ब्रिटिश साम्राज्य है भारत का अंग बना लेता है। और फिर जब भारत 1947 में आजाद हो जाता है, तो वह 1949 में जो मणिपुर का राजा रहता है उसे एनेक्सेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता है, जो मणिपुर है उसका अधिग्रहण भारत में हो जाता है। और कहा जाता है कि जो मणिपुर के राजा ने भारत में विलय के लिए समझौता किया 1949 में, वह जो मणिपुर के लेजिस्लेटिव काउंसिल था, विधान परिषद की अनुमति के बगैर किया। और यहीं से एक नया विवाद शुरू हो जाता है। वहीं से एक इसी मुद्दे को लेकर अलगावाद, जो उग्रवाद है, अलगावादी समस्या है, मणिपुर में शुरू हो जाता है और काफी तनाव रहता है। तो अभी क्या हुआ कि जो वहाँ के जो मतई समुदाय है उसका तर्क है कि भैया जो हमारा रोजगार है वह खत्म हो रहा है, जो हमारा जमीन है वह दूसरे के हाथों में जा रहा है। तो क्योंकि यह जो मतई समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं, जबकि यह नागा और कुकी है, एसटी शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है। तो यह इसको जो मतई है इसको कहना है कि जो नागा और कुकी की तरह हमारा जो शेड्यूल ट्राइब का तो स्टेटस नहीं है, अनुसूचित जनजाति तो हम लोग है नहीं। अब जब यह अनुसूचित जनजाति नहीं है तो क्या क्या है, यह पहाड़ी क्षेत्र है, यह न यहाँ जमीन खरीद सकता है
और न यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाकलाप या जो मतई समुदाय है कर सकता है। तो इसलिए यह कहता है कि भैया देखो, हम तो यहाँ नहीं खरीद सकते हैं, ना कोई व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ये नागा और कुकी के तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत के कोई भी लोग यहाँ आकर जो घाटी है उसमें अपना जमीन खरीद सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो यही इसका कहने का तर्क है। कहता है कि अगर हमको अपने जो कल्चर है, भाषा है, लैंग्वेज है, जो एंसेस्ट्रल पूर्वजों की जो जमीन है और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, अगर उसको बचाना है तो हम लोगों को एक्शन लेना होगा, कार्य करना होगा। नहीं तो क्या होगा, इन लोगों का यह भी कहना है कि जो यह कुकी है वह मणिपुर से इलीगल इमिग्रेंट कर भारत में अवैध घुसपैठ कर भारत में आ रहा है, और इससे क्या होगा कि जो यहाँ का जो मणिपुर का जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या है, उसमें काफी बड़ा बदलाव हो जाएगा। और यह इसका 60% है, तो क्या होगा, धीरे धीरे यह अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो इसलिए जो मैतेई समुदाय के कुछ ग्रुप्स ने 2012 में मणिपुर हाई कोर्ट में पिटीशन डाला, याचिका डाला, और कहा कि भैया हमको शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति का हमको दर्जा दीजिए। और उसी अनुसूचित जनजाति के दर्जा दिए जाने की याचिका पर 20 अप्रैल 2023 को जो मणिपुर के हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति एम बी माधवलकर नामक एक वकील जज ने, मधुलकर ऐसे ही कुछ वकील का जज का नाम था, उन्होंने फैसला सुनाया और निर्देश दिया राज्य सरकार को, मणिपुर राज्य सरकार को, कि भैया आप जो केंद्र सरकार है उससे कहिए कि जो मैतेई समुदाय है मणिपुर का, उसको शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। और इससे क्या हुआ, जो वहां के जो अल्पसंख्यक थे, कुकी था, नागा था, उसमें अपनी असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। उसका कहना था कि भैया देख, जो बेहतर जो सुविधा है वो घाटी में है, जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वह मताई समुदाय का है मणिपुर सरकार में, क्योंकि वहाँ 40 विधानसभा में 40 सदस्य है और 60 सदस्य है, इसमें 40 मताई समुदाय का। तो उसका जो कुकी का कहना था कि हमको तो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र है और उसको वहाँ बेहतर सुविधा है, उसका जो पॉलिटिकल पावर है, इन्फ्लुएंस है, वह ज्यादा है। और इस तरह से उसको अगर मैतेई समुदाय को अगर एसटी का यानी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए तो क्या है, वह जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें घुसपैठ कर जाएगा, वह हमारा जमीन, घर बार सब छीन लेगा। इसीलिए जो वहाँ जो 20 अप्रैल को जो मणिपुर का हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके खिलाफ जो कुकी समुदाय था वह विद्रोह कर देता है, वह हिंसा फैल जाता है। और देखिए वहां भी चूक कर देता है हाई कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई कि जो हाई कोर्ट का इस तरह का जो एसटी स्टेटस में चेंज करने का, बदलाव करने के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, कोई क्षेत्राधिकार नहीं। तो यह विवाद शुरू हो जाता है और इस विवाद पर जो केंद्र जो राज्य सरकार का है क्या स्टैंड रहता है उसको देखेंगे। उसको आप 3 भागों में देख सकते हैं। वहां का जो मणिपुर का सरकार है वह फॉरेस्ट रिजर्व वन संरक्षित किए हुए, और वहां का जो कुकी समुदाय का कहना है कि वन संरक्षित के नाम पर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर जो कुकी समुदाय के लोग हैं उसको जंगलों से बाहर निकाला जा रहा है, उसको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। और दूसरी उसकी शिकायत है
कि जो वहाँ का जो मणिपुर का सरकार है, पॉप्स कल्टीवेशन, जो कि ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाला चीज है, उसका कल्टीवेशन जो यह कुकी समुदाय के लोग करते हैं, और जो उसके नेता होता है वह इसको ड्रग्स को बढ़ावा देता है और उससे अपना कर प्राप्त करता है। और लेकिन क्या है, और राज्य सरकार, ऐसी तो समस्या थी, यह सही बात है कि वहाँ ड्रग्स की समस्या है, क्योंकि म्यांमार बॉर्डर से वहाँ ड्रग्स का सप्लाई ज़्यादा होता है। तो राज्य सरकार कोई समग्र समावेशी समाधान इसका नहीं कर सकती। और तीसरी जो उसका समस्या था कि जो आप देखिएगा कि 2021 में वहाँ सिविल वार म्यांमार में स्टार्ट हो जाता है। आंग सांग सू की जो सरकार रहता है उसको वहाँ का सेना तख्ता पलट कर देता है, और अभी भी सेना वहाँ पर सत्ता काबिज है। तो वहाँ जो गृह वार, सिविल वार छिड़ जाता है, और वहाँ से जो लोग हैं वह भारत के विशेषकर पूर्वोत्तर में वह प्रवेश करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। और जो बहुत सारे वहाँ म्यांमार के जो कुकी है वह मणिपुर में चला आता है। तो यह जो बीरेन सिंह की सरकार थी वो कहता है कि भैया जो अप्रवासी है जो गलत तरीके से भारतीय सीमा में मणिपुर में प्रवेश किया है, उसके लिए एनआरसी की तरह एक मतलब एक्सरसाइज किया जाएगा, और वैसे जो घुसपैठ करके आए हैं उसको पहचान किया जाएगा। लेकिन जो यह कुकी है उसका कहना है कि भैया यह कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, घुसपैठिया नहीं है, यह जो म्यांमार में बाढ़ चल रहा है, अति जो वहाँ बाढ़ टॉन्स है, इसके कारण जो हमारे जो कुकी भाई बहन है वह आ रहे हैं, वह कोई घुसपैठिए नहीं। और इस तरह से राज्य सरकार उस पर कोई बेहतर कदम नहीं उठा सका। अब हम केंद्र सरकार का स्टैंड समझते हैं। केंद्र सरकार का जो शुरू में तो सक्रियता दिखाई, लेकिन बाद में उसने कोई तत्परता दिखाने का काम नहीं किया। वह केंद्र सरकार कोई डेलीगेशन भेजता, वह विभिन्न ग्रुप से मिलता, वह या ऐसा भी नहीं कर सका। और जो प्रधानमंत्री थे वह भी अगर वहाँ के लोगों से अपील करते, शांति की अपील करते, या वहाँ के लोगों को एड्रेस करते, तो उनका जो विशेष प्रभाव होता, तो वह भी खामोश रहे और इस पर विशेष ध्यान नहीं दी। और क्या हुआ, इस पर मीडिया का भी देखना होगा कि मीडिया का क्या प्रतिक्रिया रहा। और जो हमारे मेन स्ट्रीम मुख्यधारा का जो मीडिया था उसने भी उसको मतलब प्रमुखता से टीवी चैनलों पर चलाया नहीं। और इसको अगर टीवी चैनल आदि पर चलाता तो क्या था, सरकार पर दबाव पड़ता, केंद्र सरकार पर, और इसको जल्द से जल्द समाधान कोई निकालता। और हम लोगों भी ने, भारत की जनता भी ने भी इस मुद्दे पर आंख मूंद ली, उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाई, उसने कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई कि मतलब मणिपुर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर लोग दिखाते दिलचस्पी तो क्या होता, सरकार पर दबाव पड़ता कि भैया मणिपुर में किस तरह से हिंसा हो रही है, वह दबाव बनता तो इसका समाधान होता। और मीडिया ने भी मतलब रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी भरा रिपोर्टिंग नहीं की। जैसे कि उसको हिंदू और मुस्लिम के रूप में उसको नहीं दिखाया जाना चाहिए था, उसको मतई और कुकी मतलब आदिवासी और गैर आदिवासी के रूप में उसको रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ऐसी खामियां था जिसके कारण जो यह वहाँ मणिपुर ढल रहा था, पूरा जल रहा था। और वहाँ क्या हुआ कि जो हजारों लोग मारे गए और लोगों को विस्थापित अपने घर से जाना पड़ा। और जो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि जो आप देखे होंगे, जो कल वीडियो आया वह क्या था, वह पूरी मानवता को शर्मसार करता है। वह हृदय विदारक घटना थी जिसने लोगों को दांते तले अंगुली दबा देने के लिए मजबूर कर दिया, अचंभा कर दिया लोगों को। इस तरह की घटना एक सब समाज में क्या इस तरह की घटना हो सकती। और जो जब भारत ही नहीं विश्व का जो आज आधुनिक युग का समाज चल रहा है उस तरह के इस तरह की घटना स्वीकार किया जा सकता है। इस देश में स्त्रियों का इतना सम्मान हो, देवता का रूप माना जाता हो, इस तरह से घटना। क्या हुआ कि 4 मई को जो मतई समुदाय के कुछ लोगों ने वहाँ के जो घाटी के जो कुकी समुदाय
की जो 2 स्त्रियां थी उसको मजबूरन निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर की और हजारों सैकड़ों की लोग उसको अपने साथ लेकर मार्च उसको पूरा घुमाया। कितना दर्दनाक घटना है, विस्मित कर देने वाली घटना है। और क्या है, वह पूरा घुमाता है और उसको परेड कराता है और बाद में तो तथाकथित कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया जाता है। और वह वह जो स्त्रियां थी किसी तरह जान बचाकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर वह अस्पताल में पहुंचती। और यह 4 मई की घटना है। 18 मई की एक दूसरे थाने में जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर था वहां रिपोर्ट दर्ज होता है और वह जो मामला जो उसका मूल थाना था वहां हस्तांतरित करने में 1 महीना का टाइम लेता है। 1 महीना 3 दिन का 21 जून को मामला हस्तांतरित करता है। और जब यह वीडियो कल वायरल होता है तो क्या है, पूरे मानवता रो रहा है आज। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी अपनी जो व्यथा है, जो अपनी चिंता है, जो अपनी दुख है, पीड़ा है, वह जताया है। कहा कि एक सभ्य समाज में इस तरह की स्त्रियों के साथ इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह मानवाधिकार का ही नहीं, जो स्त्रियों का अधिकार है उसका भी हनन है। और उन्होंने कहा केंद्र सरकार के कि आप त्वरित कठोर कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई आप जमीनी स्तर पर, हकीमी स्तर पर नहीं करते हैं तो खुद हम स्वयं कार्रवाई करेंगे। यह क्या है, दिखाता है कि जो हमारी न्यायपालिका है वह स्त्रियों के सम्मान, अस्मिता, जो उसकी जो रक्षा है उसके लिए काफी संजीदगी है। और भारत सरकार ने भी जब यह वीडियो वायरल होने के बाद जो उसका मुख्य आरोपी था सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, यह इतिहास नहीं, जहां भी रक्त रंजित संघर्ष हुआ है, हिंसा हुआ है, वहां जो सबसे ज्यादा जो भुक्तभोगी रहा है वहां उसका स्त्री और बच्चा रहा है। आप देख रहे हैं ना कि जैसे महाभारत में क्या था, द्रौपदी का चीरहरण के कारण पूरे मनुष्य जाति को उसका जो दंश है भोगना पड़ा। जिस तरह से उसने रावण ने माता सीता का जो अस्मिता और उसकी शुचिता को, पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया था, उससे क्या था, पूरा राक्षस जाति का सर्वनाश हो गया। और आज भी देखते हैं जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो सबसे बड़ा दंश उसका प्रथम विश्व युद्ध का और जो अभिशाप भोगना पड़ा वह स्त्रियों और बच्चों को भोगना पड़ा। वह स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, उसको यौन हिंसा किया गया, उसको विस्थापित कर दिया गया, बच्चों को। और आज भी आप देख रहे होंगे जो यूक्रेन है, जो अफगानिस्तान है, इन सब में क्या है, जो सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो महिला है, वो बच्चा है। तो इस तरह से जो भारत सरकार है उसको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। उसको वहाँ के जो विभिन्न ग्रुप्स है उसके साथ डायलॉग, बातचीत करना चाहिए। कंसेंसस बिल्डिंग वहाँ होना चाहिए। वहाँ जो सोशल इकोनॉमिक्स कोई सोल्यूशन लाना चाहिए वहाँ के लिए। और वहाँ मीटिंग होनी चाहिए कि भैया इस तरह की समस्याओं से जो मणिपुर में हो रहा है उसका समाधान किया जाए। वहाँ का जो सामाजिक और जो दूसरे सामाजिक संगठन है उसके साथ मिलकर स्थायी समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि सेना तो कुछ अकेले नहीं ना कर सकता भाई। ताकि दोनों ग्रुप भारतीय ही हैं और अपने किस पर गोली चला देगा सेना, बताइए। जब तक वहाँ के जो विभिन्न ग्रुप्स हैं, विभिन्न जाति के जो लोग हैं, वह सेना के साथ अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो क्या है, पीस कीपिंग मिशन कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता है। इसलिए इसके तत्परता के साथ, संजीदगी के साथ त्वरित इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए और उसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। और विशेषकर आप जानते हैं कि जो विद्वेष है, सांप्रदायिक विद्वेष है, उसको खाई पाटने में महिलाओं की सराहनीय भूमिका रहती है। इसीलिए वहाँ का जो सामाजिक संगठन है उसका सहयोग लिया जाए और इस समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए। जय हिंद, जय भारत।